Assalamu alaikum dear students, my name is Asad Khan and you are watching my YouTube channel Physics Time। और आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 4 किस चीज़ का, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ में 3 लेक्चर हम पहले दे चुके हैं। हमने उसमें क्या किया है, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया है। आज हम जिस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस है, उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। और किसके ज़रिए फाइंड करेंगे, गॉस लॉ के ज़रिए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। देखो हमारे पास एक शीट है और हम कहते हैं कि कौन सा शीट है, इनफाइनाइट है और उस पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो ये हमारे पास चार्ज है, चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल शीट। और ये शीट हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। मैंने पिछले लेक्चर में भी इन्फिनिटी का इनफाइनाइट का वो कंसेप्ट आपको दिया था कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आप जो ये शीट देख रहे हैं तो इनफाइनाइट नहीं है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हम रिलेटिव इन्फिनिटी की बात करते हैं, रिलेटिव इन्फिनिटी मतलब एक्चुअल इन्फिनिटी की बात नहीं करते हम, नॉट एक्चुअल इन्फिनिटी। और रिलेटिव इन्फिनिटी का क्या मतलब है, हम एक ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे कि उसके लिए ये शीट क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे P और इस पॉइंट पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तो अब अगर आप देख लीजिए ये पॉइंट इस चार्ज शीट के इतने करीब है कि इसके लिए ये शीट हमारे पास क्या है, एक इनफाइनाइट शीट है। ऊपर भी बहुत ज़्यादा है, नीचे भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस पॉइंट की जगह ये वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे तो इस पॉइंट के लिए फिर ये शीट इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन इस पॉइंट के लिए है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की बात करते हैं वो असल में हम रिलेटिव इन्फिनिटी की बात करते हैं कि इस पॉइंट के लिए ये इनफाइनाइट है, वरना ये इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, तो अब आप देख ली इस पूरी सरफेस पे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम पहले तो आपको एक कंसेप्ट देंगे किस चीज़ का, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। पिछले लेक्चर में ये बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ हमने की है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सिग्मा हमारे पास क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया है। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब अगर ये हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सॉरी, ये हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और हम अब यहाँ क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। और मैं इतना एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये गॉसियन सरफेस और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन की है, लेकिन सिर्फ लिखूंगा कि इनक्लोज्ड सरफेस, इसको हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। और वो भी आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक अबाउट दी चार्जेस। पिछले लेक्चर्स में मैंने ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से आपको बताया है, इसलिए मैं जल्दी में ये लिख रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एवरीवेयर ऑन दी गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। तो ये दोनों हमारे पास गॉसियन सरफेस के लिए क्या है, शराइत है, कंडीशन है। तो अब हम एक सिलेंडर को लेते हैं, ये सिलेंडर हमारे पास क्या है, एक गॉसियन सरफेस है, एक क्लोज सरफेस हम कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास एक सिलेंडर है
इसको मैंने ले लिया कि हमारे पास क्या है, एक गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। ठीक है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में भी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी होंगी और इस डायरेक्शन में भी होंगी। बस मैं इतनी थोड़ी कम इसलिए मैंने बनाई ताकि ये मॉडल ज़्यादा गंदा ना हो। ठीक है, इस सर्फेस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, मैं सिर्फ दो लेता हूँ, इस साइड के लिए ये होंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और अब मैंने जो गॉसियन सरफेस लिया है, अब इसका जो एरिया वेक्टर है, सरफेस का एरिया वेक्टर वो किस डायरेक्शन में होगा, डी ए। इस सरफेस के लिए डी ए इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल होगा। सरफेस का यूनिट वेक्टर भी यहाँ पे है, यूनिट एरिया वेक्टर जो हमारे पास है, एरिया का जो डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है। इस साइड पे देख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है और एरिया का जो एरिया वेक्टर है डी ए वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे भी थीटा हमारे पास क्या है, 0 डिग्री। और तीसरा सरफेस हमारे पास आता है ये कर्व सरफेस। अब अगर ये वाला देख ली तो इस साइड का एरिया वेक्टर हमारे पास ये है डी ए, देख ली, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। ऊपर वाला अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर डी ए हमारे पास इसी डायरेक्शन में है। तो कर्व सरफेस के लिए एंगल क्या है, 90 डिग्री। लेकिन ये जो सर्कुलर सरफेसेस है इसके लिए एंगल थीटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो टोटल हमारे पास 3 सरफेसेस है। एक हम ये वाला क्लोज सर्कुलर सरफेस लेंगे, एक ये वाला लेंगे, दो, और एक ये टोटल तीसरा ये जो कर्व सरफेस है ये वाला लेंगे। ठीक है, इन तीन क्लोज सरफेस से हम क्या फाइंड करेंगे, फ्लक्स। क्योंकि गॉसियन सरफेसेस है और अंदर चार्ज मौजूद है, तो गॉसियन लॉ हमें कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर चार्जेस है तो उससे फ्लक्स क्या होगा, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम कितने सरफेसेस से फ्लक्स फाइंड करेंगे, 3 से। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास कितना होगा, फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3। क्योंकि 3 सरफेसेस है तो 3 फ्लक्स होंगे हमारे पास। ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर ए। और फ्लक्स का हमें पता है कि हमारे पास है क्लोज सरफेस के लिए हम इस इंटीग्रल लेते हैं ई डॉट डी ए। ठीक है, तो अभी ये वाला वैल्यू हर एक में लगाते हैं तो फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए 1 प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी ए 2 प्लस इंटीग्रल ई डॉट डी ए 3। 3 सरफेसेस है तो तीनों के लिए मैंने ये लगा दी। अब डॉट को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कॉस थीटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा ई डी ए 1 कॉस थीटा प्लस ई डी ए 2 कॉस थीटा प्लस ई डी ए 3 कॉस थीटा। अब आप देख ली, सरफेस 1 के लिए हमारे पास थीटा क्या है, 0। सरफेस 2 के लिए भी थीटा हमारे पास क्या है, 0। लेकिन सरफेस 3 के लिए हमारे पास थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो हम ये वाली वैल्यू अब पुट करेंगे। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास होगा ई डी ए 1 cos 0 डिग्री प्लस ई डी ए 2 cos 0 डिग्री प्लस ई डी ए 3 cos 90 डिग्री। क्योंकि तीसरी सरफेस के लिए ये जो सर्कुलर सरफेस है, ये जो राउंड वाला सरफेस है, इसके लिए हमारे पास क्या है, कर्व सरफेस के लिए थीटा हमारे पास 90 डिग्री है। और आपको पता होगा कि cos 90 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा वाला टर्म हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। cos 0 इज इक्वल टू 1, ये 1 बन जाएगा। cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये भी 1 बन जाएगा। तो फ्लक्स हमारे पास हो जाएगा ई डी ए 1 प्लस ई डी ए 2।
इन दो सरफेस से हमारे पास फ्लक्स होगा, ये तीसरी वाली सरफेस से हमारे पास फ्लक्स नहीं होगा कर्व सरफेस से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो अब हम आते हैं, ये हमारे पास बन जाएंगे, ये इस इंटीग्रल को ख़त्म करते हैं। हम कहते हैं कि जितने भी एरिया वेक्टर है आपस में जमा होंगे तो एक एरिया वेक्टर बनाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। हमने गॉसियन सरफेस के लिए कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट या सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास dA1 हो जाएगा। इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास EdA2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये कट जाएंगे, सॉरी सिर्फ dA2, ई तो बाहर निकाल लिया हमने, ये और डी कट जाएंगे, क्योंकि ये सारे एरिया एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे इंटीग्रल तो हम तभी लेते हैं जब सारे के लिए हम समेशन लेते हैं ओवर द क्लोज सरफेस। तो जितनी भी एरिया एलिमेंट है सबको हम ऐड करेंगे तो सिर्फ एरिया वेक्टर रह जाएंगे। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा EA प्लस इससे भी आ जाएगा EA, फ्लक्स हमारे पास होगा 2EA। ठीक है, ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यूज लगाते हैं। हमें पता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से हमारे पास फ्लक्स क्या होगा, हमें गॉसियन लॉ से पता है कि वो क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट और 2E, और इस सिलेंडर का जो एरिया है वो ए का क्या मतलब है, इस सिलेंडर का एरिया, वो मैं इस सिलेंडर का एरिया पुट करूँगा, वो हमारे पास क्या है 2πRL है। ठीक है, हमारे पास सिलेंडर का एरिया क्या है 2πRL है। ठीक है, ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी ली थी इस इक्वेशन नंबर 3 में मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा। हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया की। ठीक है, अब इस इक्वेशन से मैं चार्ज की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो मैं इस ए को यहाँ पे लेके जाऊँगा, यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे किस में होगा, मल्टीप्लिकेशन में, सिग्मा ए इज इक्वल टू क्यू। ये हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4, और मैं कहता हूँ कि इक्वेशन नंबर 4 से क्यू की ये जो वैल्यू है सिग्मा ए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूँ, तो ये हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। क्यू की जगह मैं लिखता हूँ सिग्मा ए, ये क्यू की जगह मैंने क्या लिखा सिग्मा ए, क्योंकि इसकी वैल्यू है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E मल्टीप्लाइड बाई 2πRL। ठीक है, अब ए क्या है, एरिया ऑफ द सिलेंडर है, तो इसमें भी मैं इसकी वैल्यू लगाता हूँ क्यू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 2πRL डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E मल्टीप्लाइड बाई 2πRL। तो 2πRL के साथ कट जाएगा, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2E, और मैं E की वैल्यू फाइंड करता हूँ, 2 इस साइड पे डिवीजन में, ये मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये इस साइड पे आ जाएगा तो किस चीज़ में होगा, डिवीजन में, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किस चीज़ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस के लिए होगा। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर कोई मसला है तो कमेंट्स बॉक्स में आप नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।